जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य सिद्धांत ऑटो स्मिथ की अंतरतारे धूल परिकल्पना का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑटो स्मिथ की अंतरतारे धूल परिकल्पना को। सबसे पहले देखते हैं कि ऑटो स्मिथ एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1943 ईस्वी में सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसका नाम था अंतरतारक धूल परिकल्पना, यानी कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। इस परिकल्पना ने सौर मंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया। सौर मंडल की जो प्रमुख समस्या थी, सबसे पहली समस्या सूर्य तथा ग्रहों के बीच की कोणीय आवेग में अंतर, यानी सूर्य तथा ग्रहों के बीच का जो कोणीय आवेग में अंतर है, इसको अपने इस परिकल्पना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तथा विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, विभिन्न ग्रहों का निर्माण भिन्न भिन्न पदार्थों से हुआ है। विभिन्न ग्रहों में जो गैसें हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, तो उनकी जो मूल संरचना थी उसमें अंतर को समझाने का प्रयास किया। तथा विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर, यानी विभिन्न ग्रहों में जो गति पाई जाती है, जो घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उनमें जो अंतर पाया जाता है उसको समझाने का प्रयास किया। तथा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता, यानी सूर्य और ग्रहों के बीच की जो वर्तमान दूरी है उसका कारण क्या था, इन सारे तथ्यों को समझाने का ऑटो स्मिथ ने अपनी परिकल्पना में प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं ऑटो स्मिथ की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से माना। यानी कि ऑटो स्मिथ का मानना था कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो गैस और धूल कणों से हुई है, ना कि सूर्य से। ऑटो स्मिथ ने माना कि सूर्य अपने स्थान पर परिभ्रमण करने के साथ ही साथ मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा था, यानी कि सूर्य अपने स्थान पर रोटेशन भी कर रहा था और इसके साथ ही साथ वो मंदाकिनी की परिक्रमा भी कर रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है ये सूर्य है और ये मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा करते करते ब्रह्मांड के एक ऐसे भाग से गुजरा जहाँ पर धूल, गैस एवं बादल अधिक मात्रा में विद्यमान थे। यानी कि सूर्य, जैसे मान लेते हैं ये मंदाकिनी है और सूर्य इसकी परिक्रमा करते करते एक ऐसे स्थान पर आ गया, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि उस स्थान पर धूल, गैस एवं बादल बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान थे। तो ऑटो स्मिथ ने बताया कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा उन सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब वो जो धूल कण, गैस इत्यादि के बादल थे, सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उनको अपनी तरफ से आकर्षित किया और वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। प्रारंभिक चरण में धूल कण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। यानी कि चूंकि धूल कण और गैस के मात्रा में, उसके वजन में अंतर होने के कारण ये अव्यवस्थित तरीके से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। यानी गैसों में गति कुछ ज़्यादा रही होगी धूल कणों की अपेक्षा। गैसें हल्की होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूल कण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। प्रारंभिक अवस्था में धूल कण अप्रत्याशित रूप से आपस में टकराने तथा सूर्य के तापमान के कारण से इनका तापमान बढ़ने लगा। होता क्या है कि जब प्रारंभिक अवस्था में ये धूल कण आपस में टकराने लगते हैं तो एक तो टकराने के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है, और चूंकि सूर्य का भी अपना एक तापमान था तो सूर्य के तापमान के कारण भी इनके तापमान में वृद्धि होने लगती है। यानी कि जो धूल कणों में जो धूल कण थे उनके तापमान में वृद्धि दो कारणों से होता है, आपस में उन पदार्थों के टकराने के कारण से और दूसरा सूर्य के तापमान के कारण से। आगे देखते हैं, आगे चलकर बड़े बड़े धूल कणों ने छोटे कणों को
अपने में समाहित करना प्रारंभ कर दिया तथा बड़े होकर के एस्ट्रॉयड का रूप धारण कर लिए। अब जब ये आपस में टकराने लगते हैं तो जो बड़े धूलकण थे वो छोटे छोटे धूलकणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और छोटे धूलकण बड़े धूलकणों में जाकर के चिपकना शुरू होते हैं और धीरे धीरे इस प्रक्रम के माध्यम से ये आगे चल करके काफ़ी बड़े होकर के एस्ट्रॉयड का रूप धारण कर लेते हैं। अंत में एस्ट्रॉयड अपने आसपास के पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल जाता है और जो एस्ट्रॉयड होता है वो अपने आसपास के जो भी पदार्थ थे उनको अपने में समाहित करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल जाता है। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रहों का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। जब ग्रहों का निर्माण हो गया उसके बाद भी जो पदार्थ बचे रहे वो आगे चल करके एकत्रित होकर के घनीभूत होकर के जो उनके नज़दीक के ग्रह थे उनका चक्कर लगाने लगे, जिसे ऑटो स्मिथ ने उपग्रह कहा। अपने निर्माण के क्रम में जिन पदार्थों ने जिन गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया वही गैसें आज उस ग्रह पर पाई जाती हैं। ऑटो स्मिथ कहते हैं कि जब ग्रहों का निर्माण का प्रक्रम चल रहा था तो जिन ग्रहों ने जिन जिन गैसों को अपनी तरफ आकर्षित किया वही गैसें आज उस ग्रह में पाई जाती हैं। जैसे अगर देखेंगे पृथ्वी के संदर्भ में तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है और उसके बाद ऑक्सीजन का है। और अन्य गैसों में देखें, अन्य ग्रहों में देखेंगे तो विभिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न गैसों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार ग्रहों का निर्माण सूर्य से नहीं बल्कि गैस एवं धूल के मेघों से हुआ है, अतः सूर्य और ग्रहों के कोणीय संवेग में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑटो स्मिथ कहते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ वो सूर्य से नहीं हुआ है। जो सूर्य मंदाकिनी की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए जब जा रहा था तो जिन ऐसे क्षेत्रों में पहुंचता है जहाँ पर गैस धूल कणों की मात्रा ज़्यादा थी, तो उन गैस और धूल कणों के घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस वजह से सूर्य और ग्रहों का जो कोणीय संवेग है उसमें अंतर होना स्वाभाविक है। सौरमंडल के निकटस्थ ग्रह भारी तत्वों, जो सौरमंडल के निकट के ग्रह हैं वो भारी तत्वों जैसे सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम द्वारा निर्मित हैं तथा दूरस्थ ग्रहों में हल्के तत्वों हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की प्रधानता है। सौरमंडल के जो निकट ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनमें सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। दूर वाले ग्रह में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन इत्यादि की प्रधानता है। श्मिट ने ग्रहों के बीच की दूरियों को सांख्यिकी नियमों के अनुरूप बतलाया, क्योंकि विभिन्न परिमाण और गति वाले पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हुए निश्चित दूरियों पर ही संगठित होंगे। आगे इनकी सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है उसको देखते हैं। गैस और धूल कणों से निर्मित बादल की उपस्थिति से कई वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं। पहला कि जो गैस धूल कणों से निर्मित बादल की बात ऑटो स्मिथ ने किया उससे बहुत सारे वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा, धूल कणों से ग्रहों जैसे बड़े आकाशीय पिंड का निर्माण हो पाना संभव प्रतीत नहीं होता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि धूल कणों से आज के इतने बड़े बड़े आकाशीय पिंडों का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट है, सेफ्रोनोव ने आपत्ति की है कि अंतरिक्ष में तारों की अत्यधिक दूरी के कारण सूर्य द्वारा गैस और धूल कणों के बादल को आकर्षित करना संभव नहीं लगता। और अगला, ग्रहों का विस्तार इतना अधिक क्यों है, इसको ऑटो स्मिथ स्पष्ट नहीं कर पाते। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। स्मिथ कहते हैं कि चूंकि सूर्य जो है अपने स्थान पर घूर्णन करने के साथ ही साथ वो मंदाकिनी के केंद्र की भी परिक्रमा करता है, और इस परिक्रमा करने के दौरान सूर्य मंदाकिनी की ऐसे भाग में पहुंच जाता है, ये सूर्य है ऐसे भाग में पहुंच जाता है जहाँ पर गैस धूल कणों की मात्रा अत्यधिक विद्यमान रहती है। ऐसी स्थिति में सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण जो वहाँ पे जो गैस एवं धूल कण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के बाद ये गैस धूल कण सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में हम देख रहे हैं, ये इसके चारों तरफ घूमना प्रारंभ कर देते हैं।
क्योंकि प्रारंभिक चरण में धूलकण और गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, यानी धूलकण भारी थे और भारी होने के कारण ये कम अव्यवस्थित थे, वहीं गैसें हल्की होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थीं। क्योंकि धूलकण आपस में टकरा रहे थे, अप्रत्याशित रूप से आपस में टकराने से सूर्य के तापमान के कारण इनका तापमान बढ़ने लगता है और आगे चल करके जो छोटे धूलकण थे बड़े धूलकणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उससे ग्रहों का निर्माण होता है तथा ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।